कि संस्थागत संस्था यानी एक कंपनी जो आपको साख का निर्माण करती है या पैसे का लेन देन करती है, और गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं जैसे साहूकार हो गए। समझ में आ रही बात? चलिए अब यहां देखते हैं, गैर संस्थागत में आते हैं साहूकार, भूमि स्वामी, संस्थागत स्रोत में आती है सहकारी संस्थाएं, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीधी बात बैंक। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? चलो अब आता है सहकारिता। क्या आता है? पहले प्लग निकालो बेटा, प्लग एक आध दिन मर गए हो बेटा। देखें आप, हम बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है सहकारिता। ये सहकारिताएं हैं क्या? सहकारिताएं सबसे पहली बात तो आप बात को समझें, ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी समितियां, छोटी छोटी जो ग्रामीण स्तर पर साख निर्माण का, या हम कहें वित्तीय लेन देन का, या हम कहें पैसे के लेन देन का, या हम कहें लोन देने का कार्य करती हैं, इन्हें कहते हैं सहकारी समितियां। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? और भारत में सहकारी समितियां, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का काम, उनकी जमा स्वीकार करने का काम करती हैं। और एक खास तौर पर 3 स्तर पर बनाई जाती हैं। कितने स्तर पर? पहले होते हैं ग्रामीण स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर सबने सुना होगा, आपके गांव में सहकारी समिति होगी। ये ग्रामीण समिति होती है आपके गांव के स्तर पर, एक होती है जिला स्तर पर और एक होती है राज्य स्तर पर। हाँ है ना? राज्य स्तर वाला जिला स्तर वाले को पैसा देता है, जिला स्तर वाला ग्रामीण स्तर वाले को पैसा देता है। यानी ग्रामीण स्तर वाला कंट्रोल में होता है जिला वाले के, जिला वाला होता है। हाँ है ना? यानी भारत में सहकारी समितियां कितने स्तर की होती हैं? तो प्राथमिक कृषि समितियां, केंद्रीय साख समितियां और राज्य, ये होती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां गांव में होती हैं। कहां होती हैं? ओके, चलो छोड़ दो, वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ वापस। लेकिन पहले से भर लेना चाहिए। हवा चाहिए हरामखोरों को, पानी नहीं भरना है। लगाओ आसार। देखें आप, तो हमने सहकारी समितियों की बात करी कि सहकारी समितियां ये बनाई ही गई थी, खास तौर पर इनका काम है ग्रामीण स्तर पर वित्तीय समस्याओं को हल करना। क्योंकि शहरी स्तर पर तो ज्यादातर क्या है? बैंक। सुनाई नहीं दिया? ओके, शहरी स्तर पर क्या है? बैंक है। ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियां बनाई गई हैं, और इनका काम, अगर कभी पेपर में आ जाए कि सहकारी समितियों का काम क्या है, तो सहकारी समितियों का काम है ग्रामीण स्तर पर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। समझ में आ रही बात? अब ये 3 स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? एक होती है प्राथमिक, आया ना? नंबर 2 होती है केंद्रीय। अब ये केंद्रीय कहलाती है जिला स्तर की। नाम केंद्रीय है लेकिन होती कहां की है? ओके। तो तीसरी होती है राज्य। हाँ या ना? समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? जो जिला वाली होती है इन्हें कहते हैं मर्यादित। क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम मर्यादित बैंक भी है। क्या नाम है? समझ में आ रही बात? चलिए देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां जो होती हैं ये ग्राम स्तर पर होती हैं। कहां होती हैं? हमें सुनाई नहीं दिया? ओके, सबसे पहली बात ग्राम स्तर पर है, छोटे छोटे लोन उपलब्ध कराती हैं। केंद्रीय जो है ये ग्रामीण स्तर पर पैसा उपलब्ध कराती हैं। यानी जो ग्राम समितियों के लिए पैसा कौन देता है? हाँ या ना? और इनके लिए पैसा कौन देता है? राज्य स्तर। समझ में आ रही बात? चलिए, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा उस तरफ कर दो। सुनो, हम आपको एक बात और बता दें। जैसे भारत में सबसे टॉप का बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? हमें सुनाई नहीं दिया? भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या है? सारे भारत के बैंकों को कंट्रोल करना।
अच्छा, एक बैंक का नाम आएगा बेटा नाबार्ड। क्या आएगा? आप देखते होंगे भारत में किसानों के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, जमीन खरीदने के लिए, जमीन बोने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, हाँ या ना? तो जब भी आप किसी भी बैंक जाते हैं वो खेती के लिए लोन लेते हैं। काय के लिए? तो खेती के स्तर पर सबसे बड़ा बैंक है, किसानों के स्तर पर सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड। कौन है? अभी नाबार्ड बैंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कृषि के लिए जो पैसा भेजता है, कृषि क्षेत्र के लिए जो पैसा भेजता है, वो सबसे बड़ा बैंक कौन है? नाबार्ड नाम है उसका। क्या नाम है? क्लियर है? तो इन बैंकों के लिए अब चूंकि राज्य सहकारी बैंक, देखो जरा, हमने कहा ग्रामीण स्तर वाले बैंक काय के अंडर में है? केंद्रीय के अंडर में है। केंद्रीय वालों के लिए पैसा कहां से आ रहा? अब इनका काम है किसानों के लिए पैसा देना। तो प्रश्न आता है कि राज्य वाले के पास पैसा कहां से आएगा? वो कहां से लेंगे? नाबार्ड से। कहां से लेंगे? आपको समझ में आ गई बात कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि भारत में बैंक, तो भारत में बैंक की बात ही हुई है तो हम भारत में देखते हैं कि सबसे पहले बैंक कहां से आया। समझ में आ रही बात? हम बात करते हैं भारत में बैंकिंग। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी संस्थाएं जो हमारी समाज में, हमारे देश में वित्तीय व्यवहार करती हैं। ये वित्तीय व्यवहार क्या है? आपका पैसा जमा करती हैं और उस पर आपको ब्याज देती हैं, या उल्टा आपको लोन देती हैं और आपसे ब्याज। ओके, आपकी साख का निर्माण करती हैं, क्रेडिट कार्ड देती हैं, आपका चेक स्वीकार करती हैं। ऐसी संस्थाएं कहलाती हैं बैंक। क्या कहलाती हैं? ओके, चलिए बैंक के कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, आपका पैसा जमा करना और उस पर ब्याज देना, या फिर आपको लोन देना और उस पर ब्याज लेना, हाँ या ना? विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता करना, आपको विदेश को चीज खरीदना है, आपको अमेरिका से कोई चीज खरीदना है लेकिन अमेरिका में रुपया नहीं चलता, अब आपको अमेरिका के व्यापारी को पेमेंट करना है तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक क्या करेगा? आपका पैसा ले लेगा, बदले में डॉलर दे देगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो बैंक क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, आपकी करेंसी को बदलने का काम भी। समझ में आ रही बात? चलिए आगे। बैंक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक संगठित और एक असंगठित। सुन रहे हो? संगठित में सारे बैंकों के नाम आते हैं, जबकि असंगठित में आते हैं साहूकार हो। ओके, संगठन का मतलब है एक कंपनी और असंगठित का मतलब है एक व्यक्ति। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? देखें आप, बैंकिंग प्रणाली का इतिहास। अब भारत में बैंकिंग कहां से शुरू हुआ? समझ में आ रही बात? देखिए, विश्व में सबसे पहले, विश्व की बात कर रहे हैं, 1175 में इटली में एक बैंक खोला गया। नाम क्या था? आवाज नहीं आ रही है? ये इटली का एक नगर है वेनिस। इटली का एक नगर क्या है? वहां पर बैंक खोला गया। दुनिया का पहला बैंक था ये। दुनिया को पक्का पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। दुनिया में पहला बैंक आया 1100। कौन सा बैंक आया? 1401 में आया बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1407 में आया बैंक ऑफ, और 1694 में आया बैंक ऑफ, आया ना? अब यहां से भारत के बैंक की शुरुआत होती है, क्योंकि उस समय 1600 में भारत में अंग्रेज आ गए थे। फिर धीरे धीरे करके हमारे भारत में किसका कब्जा हो गया? यानी भारत में बैंक शुरू कौन ने करे? अंग्रेजों। कौन ने? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्या नहीं आ रही है? चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि दुनिया में ऐसे ऐसे बैंक आए। हमें हालांकि इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें भारत की बैंकिंग प्रणाली पढ़नी है। ओके, चलिए भारत में बैंकिंग को हम देखें तो पहली बार में 1770। बात कब की आई? आवाज नहीं आ रही है यार।
एक बैंक आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या आया? नाम क्या था? हमें सुनाई नहीं दिया। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे डाटा जुड़ता जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुनिएगा आप लोग। भारत का पहला बैंक कौन सा आया? ये कलकत्ता में घोला गया। अब कलकत्ता में क्यों घोला गया? क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई थी कलकत्ता। कहां बनाई थी? इसलिए उस समय सारे काम कहां हो रहे थे? समझ में आ गई बात? तो 1770 में एक कंपनी, कौन सा, सॉरी, बैंक ऑफ, है ना, ये किस कंपनी ने खोला? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, एवं कंपनी नहीं, अलेक्जेंडर एंड द्वारा ये बैंक खोला गया। हालांकि ये बैंक भारत में सक्सेस नहीं हो पाया, हाँ या ना? ये एक यूरोपियन बैंक था, यूरोपियन बैंक था, यानी अंग्रेजों द्वारा खोला गया बैंक था। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? ये पूर्णतः यूरोपीय बैंक था और ये बाद में धीरे धीरे करके क्या हो गया? बढ़िया जवाब दो यार, अभी कोई पेन नहीं चलाना, अभी जब याद हो जाए फिर लिखना आप, और तत्काल जवाब देना, माहौल गिरना पाए, नहीं तो भगा देंगे, आपकी क्लास का नुकसान हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? तो भारत, तो दुनिया का पहला बैंक 1175, इटली का बैंक ऑफ वेनिस, हाँ या ना? जबकि भारत का पहला बैंक 1770 में कौन सा बैंक है? अरे क्लियर है? चलिए अब आते हैं भारत का द्वितीय चरण में आते हैं। अब हमारे यहाँ पूरी तरीके से भारत में कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन का? अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पूरे भारत में जब इसका व्यापार फैल गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि हाँ यार, अभी कोई बैंक की आवश्यकता है नहीं। आ रही बात समझ में? अब हमें बैंक की आवश्यकता है। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उसी के व्यापारियों ने पैसा लगाया और एक 3 प्रेसिडेंसी बैंक, क्या कहा? ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या कहलाते हैं? प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते हैं जिनको सरकार की अथॉरिटी प्राप्त हो। नहीं आ रही बात समझ में? तो पैसा लगा था व्यापारियों का, पैसा किसका लगा था? लेकिन सरकार ने इन्हें अथॉरिटी दे दी और इस तरीके से 3 प्रेसिडेंसी बैंक भारत में खोले गए। बड़े बड़े शहर याद रखिएगा, एक का नाम था बैंक ऑफ, ये कलकत्ता में खोला गया। 1940 में बैंक ऑफ, इस तरफ कलकत्ता, इस तरफ, और एक नीचे बैंक ऑफ चेन्नई। पहले चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास। क्या नाम था रे? तो भारत के 3 बड़े शहरों में 3 बैंक खुल गए। नहीं आ रही बात समझ में? इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार का मानना था कि हम सारा व्यापार कंट्रोल करेंगे। इसे याद कर लो जरा, भारत के आगे कलकत्ता, यहां बॉम्बे है, नीचे क्या है? भारत के 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। चेन्नई का नाम ही मद्रास है। तो दिल्ली बस हटा दो और 3 जगह 3 बैंक खोल लो, हाँ या ना? सबसे पहले बैंक कहां खोला? 1806 में। कहा? बंगाल में। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि यहां पर राजधानी थी। नहीं आ रही भाषा में? 1840 में। कहा? 1843 में। पक्का? यहां से अंग्रेजों ने अब बैंकिंग की शुरुआत करी। नहीं आ रही बात समझ में? अब इन 3 बैंकों को बाद में नोट छापने की अनुमति भी दे दी गई। अभी केवल इन्हें बैंक का काम दिया गया। नहीं आ रही बात समझ में? बाद में इन तीनों बैंकों पर सरकार ने नियंत्रण किया और 1862 आते आते इन्हें नोट छापने की अनुमति भी। पक्का? कौन कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, है ना? बैंक ऑफ बंगाल का 1806, 1840 बैंक ऑफ, यार मजा नहीं आ रहा हमें, बैंक ऑफ, और क्लियर है? तीनों नोट छापने लगे, तीनों मूल रूप से असफल हो गए।
इनकी नैया डगमगाने लगी, फिर इनको मर्ज किया गया। क्या किया गया? और 1921 आते आते एक नया बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया? आवाज नहीं आ रही है? इन तीनों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सब लोग शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाओ। एक बात बस जवाब दे दो, पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। जवाब तगड़ा। तीनों बैंक, ये अंग्रेजों ने भारत में पहला बैंक, अंग्रेजों की ओर से कह रहे हैं, रिवाइज करा दें। सबसे पहला बैंक दुनिया में आया 1100, भारत का पहला बैंक 1770 फेल कर गया। फिर अंग्रेजों ने हमारे यहां पहला बैंक खोला, बैंक ऑफ बंगाल 1806, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 ओके। इन्हें 1862 में नोट छापने का परमिशन दिया गया। धीरे धीरे बैंक क्या हो गए? फेल हो गए। अतः तीनों को मर्ज किया गया और एक बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आवाज नहीं आ रही है? कब बनाया गया? 1900। प्रश्न आता है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921। कब हुई है? यही इंपीरियल बैंक 1955। कब की बात कर रहे? इसी इंपीरियल बैंक का नाम पड़ गया भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम पड़ गया? बात समझ में आ रही है? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 है वही वाला। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1900, तो बाकी के तीन बैंक अलग अलग हैं। चलिए, तो इंपीरियल बैंक की स्थापना हो गई 1900। अरे बढ़िया जवाब दो यार। अब आते हैं, अब भारत में और बैंक खुलने लगे। सुन रहे हो? 1865 में कौन खोला? 1881 में, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, 1894 पंजाब नेशनल बैंक। क्या कहा? ये पूर्णतः भारतीय बैंक था। कैसा बैंक था? अब कैसे कह सकते हैं भारतीय बैंक था? अरे भैया, इसमें पूरा पैसा भारतीय लोगों का लगा था, अंग्रेजों का पैसा इसमें। अभी इंपीरियल बैंक को हमने भारतीय क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित था। किसके द्वारा था? लेकिन 1894 में जो बैंक स्थापित किया गया, उसमें भारतीय लोगों का पैसा लगा था। और नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। जोरदार आवाज। कब खोला? सुनाई नहीं दिया? 1901 में आया पीपुल्स बैंक का। इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये रट लेना, क्योंकि ऐसा बैंक बताइए जो पूर्णतः भारतीय था। ये प्रश्न आता है। क्या नाम था? 1911 में कौन आया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखें, अब देखो जरा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये ऐसा बैंक था जिस पर पैसा भी भारतीयों का लगा था और कंट्रोल भी भारतीयों का था। यानी अगर ये कहा जाए कि कंप्लीटली भारतीयों का बैंक कौन था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ। आवाज नहीं आ रही है? जबकि पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें पैसा तो भारतीयों का लगा था, लेकिन कंट्रोलिंग पूरी तरीके से भारतीयों की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा अब 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। अभी आपको पता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का विलय है ये। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पारित हो गया, अभी बना नहीं है। शासन को लगने लगा, सरकार को लगने लगा कि अब एक ऐसे बैंक की आवश्यकता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक सबसे बड़ा अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1935।
कब आया था? 1935। सुन रहे हो? ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा कानून था। भारत में अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा नाम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935। जिंदा हो? जिंदा हो? चलो नहीं हो तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म बहुत हो गया। चलो, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नहीं आ रही बात समझ में? उस समय इसका नाम था फेडरल बैंक। क्या नाम था? फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? तो पारित, अभी बैंक की स्थापना नहीं हुई है, पारित यानी ऑर्डर आ गया 1935 में। चर्चा आई 34 में। चर्चा कब आई? ऑर्डर आ गया 1900। अरे क्लियर है? और 1935, 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। क्या की स्थापना हो गई? लेकिन उस समय इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। उस समय इसका नाम था फेडरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? आजादी के बाद इसका नाम क्या रखा गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना समझ में आ गई? कब हुई है? कब हुई है? एक, बहुत बेकार मार मारेंगे, आवाज नहीं आई तो। कब? ओके, किसके द्वारा हुई? भारत शासन अधिनियम 1935। समझ में आ गई बात? अब जब रिजर्व बैंक आ गया तो एक बात तय हो गई, सारे बैंक किसके अंडर में आ गए? आ गए। अब सारे बैंकों को कंट्रोल कौन करने लगा? रिजर्व बैंक ऑफ। सुन रहे हो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सूची बनाई कि आखिर भारत में कितने बैंक कार्य कर सकते हैं। तो जितने के नाम सूची में आ गए उनको कहा गया अनुसूचित बैंक। क्या कहा गया? अनुसूचित माने सूची के अनुसार। सूची माने लिस्ट। नहीं आ रही बात समझ में? और ऐसे बैंक जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया उन्हें कहा गया गैर अनुसूचित बैंक। क्या कहा गया? समझ में आ गई बात? तो आपसे पूछा जाता है कि अनुसूचित बैंक क्या है और गैर अनुसूचित बैंक? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिस्ट में जिन बैंकों के नाम हैं वो अनुसूचित बैंक है, और जिन बैंकों के नाम इस लिस्ट में, वो, क्या आपको समझ में आ रही बात? क्या नहीं आ रही है? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1947 में, देश आजाद हो गया। और 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। कब हो गया? आवाज नहीं आ रही है? सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है इसकी बागडोर कौन के हाथ में आ गई? सरकार। कौन के हाथ में? अब बात समझ में आ रही है? क्या नहीं आ रही है? तो सारे बैंक किसके अंडर में आ गए? रिजर्व बैंक के। और रिजर्व बैंक को अब ये ऑर्डर दिया गया कि सारे बैंक चलाना तुम्हारा काम है। तो अब अगर आपको बैंक खोलना है तो लाइसेंस कौन देगा? आपको अनुमति कौन देगा? अगर आपने बैंक खोला है तो आपको आपकी जांच कौन करेगा? आपको लाइसेंस कौन जारी करेगा? आ गई बात समझ में? बैंकिंग से सारे संबंधित, चाहे ऑर्डर हो, आदेश हो, लाइसेंस हो, कौन देगा? ओके, ठीक है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका क्या हो गया?
और इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम रख दिया गया? तो अगर कभी आ जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1900, सुनाई नहीं दिया। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं एसबीआई की हैं, क्योंकि ये रिजर्व बैंक के पहले से काम कर रहा है। नहीं आ रही भाषा में? रिजर्व बैंक तो अस्तित्व में कब आया? 1935 में। जबकि जो स्टेट बैंक है वो 1955 में नाम भले बदला, लेकिन इंपीरियल बैंक के नाम से तो ये पहले से काम कर रहा था। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। नामकरण कर दिया गया भारतीय स्टेट। पक्का? अब देखो जरा, फिर वही बात, पूरी दुनिया का सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ वेनिस। गधेरों को पढ़ाने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए लगना चाहिए कि हमने आपको कुछ पढ़ाया है। सबसे पहला बैंक 1175 में आया, बैंक ऑफ वेनिस। भारत का पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में खोला गया, अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा खोला गया। फाइनली ये फेल हो गया। बाद में 3 बैंक खोले गए, ये प्रेसिडेंसी बैंक थे। पक्का? कौन कौन? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ, तीनों को मर्ज किया गया और 1921 में बन गया। पक्का? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना और 11 में बना सेंट्रल बैंक ऑफ ओके। बैंक ऑफ इंडिया 1770, बैंक ऑफ बंगाल 6, 40, 43, इलाहाबाद बैंक 1800, अवध कमर्शियल बैंक 1800, देखो बैंक ऑफ इंडिया, देखो पंजाब 1894, ये सब बैंक ऑफ बंगाल, सब नाम आ गए। अब आप पढ़ते रहिएगा। भारत में बैंकिंग ढांचा, क्या कहा? तो भारत में सबसे ऊपर कौन सा बैंक है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? वो सब बाकी बैंक सब नीचे हैं। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें जनता का खाता, लेकिन इसमें सरकार का खाता है। किसका खाता है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखना जरा, सारे बैंक जो हैं, ये रहा भारतीय रिजर्व बैंक, ये रहा रिजर्व बैंक, रिजर्व आरबीआई। इसमें सीधे किसका खाता है? सरकार का। कायगा? अरे क्लियर है? और जितने बैंक हैं, बाकी सारे बैंक, ये लेन देन कहां से करते हैं? अब जरा बहुत अच्छी मुद्दे की बात सुनना, बहुत समझ में आएगा। क्या करता है ये? मान के चलिए आपको कोई बैंक खोलना है, तो ये एक बैंक आपने खोला, ये बैंक, इस भारतीय रिजर्व बैंक का काम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का पहला काम तो है कि सारे बैंकों पर निगरानी रखना, बैंकों को लाइसेंस जारी करना और भारत की जनता के पैसे का हित ध्यान में रखना। कहीं इनके साथ कोई चीटिंग? समझ में आ रही बात? नोट छापना यानी मुद्रा छापना, लेकिन मार्केट में पैसा बढ़ ना जाए। अगर हर आदमी के पास पैसा हो गया, सुन रहे हो ना, तो पैसे की कोई वैल्यू? हाँ या ना? मार्केट में मुद्रा स्फीति ना आ जाए, मुद्रा अविस्फीति ना आ जाए, इस बात का ध्यान भी कौन रखेगा? आवाज नहीं आ रही है? ये क्या करता है? जब किसी बैंक को ये लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस जारी करता है, तो एक बात ये कहता है, अभी हम नाम नहीं बताएंगे आपको, आप तो सुनते जाना क्या होता है। ये कहता है ठीक है, तुम्हें बैंकिंग का काम करना है, आपके पास कितना पैसा है बैंक में लगाने के लिए? आपने कहा 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, हमें इतना पैसा लेकर के बैंकिंग का काम करना है। ये कहता है ठीक है, इतने % पैसा पहली बात तो हमारे पास रख दो,
हमारे पास मतलब हाँ या ना, हमारे पास रिजर्व रख दो, ठीक है। क्यों रख दो? कल के दिन तुम भाग गए, जनता का पैसा डुबो गए, तो हम जनता का पैसा कहां से देंगे? उसी में से तो देंगे। जनता की गारंटी किसके पास है? नहीं आ रही बातों में? मान के चलो ये कह देता है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, 10% पैसा हमारे पास रख दो। फिर कहता है कि एक निश्चित परसेंट तुम अपनी अलमारी में रखो, खुद के पास यूज नहीं करोगे आप, इतना पैसा खुद के पास रखो। मान लो 10%, मान लो, क्योंकि ये परसेंटेज को निर्धारित करता है, ये बढ़ती रहती है वो। अरे क्लियर है? अब बाकी जितना पैसा बचा सो आप लेन देन करो, लोन दे दो, मकान लोन दे दो, होम लोन दे दो, अब जो तुम्हें करना है सो करो। अब बैंक, अब ये सभी बैंकों से ऐसे ही कहता है, ऐसा ही सबसे, कि एक हमारे पास रिजर्व रख दो, कुछ पैसा। इससे क्या हो गया? आप मान के चलो, उदाहरण के लिए मान के चलो 100 रुपए का धंधा करने आप आए, 10 रुपया उसने रख लिए। 10 रुपया कौन के पास? खुद के पास। 20 रुपये तुम्हारे क्या हो गए? जाम हो गए। बिजनेस में कितने हैं? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब मान के चलो रिजर्व बैंक को खबर मिली कि मार्केट में पैसा बढ़ गया और बैंक खूब लोन बांट रहे, हर आदमी गाड़ी ले रहा, हर आदमी ये कर रहा, वो कर रहा। अब ऐसे में तो मार्केट बिगड़ जाएगा। तो फिर ये कहता है कि नहीं, हमें 12% जमा करो। कितना परसेंट? और 12% तुम अपने पास रखो। तो अभी 10% जमा था, 2% और 2% खुद के पास, और तो अब पैसा और जाम हो गया। अब लोन देने के लिए पैसा क्या बचा? कम बचा ना। तो मार्केट में पैसा कम हो गया, मार्केट में पैसा। अरे क्लियर है? कुछ दिन बाद, ये हर 2 महीने में करता है, हर 2 महीने में जारी करता है। अब क्या हुआ? रिजर्व बैंक को लगा मार्केट में पैसा कम हो गया, जनता परेशान है, जनता के वहां मकान लेने पैसा नहीं, गाड़ी लेने पैसा नहीं। ये कहता वापस 8% कर दो हमारे पास, 8%। नहीं आ रही बात समझ में? तो 4% पैसा इनके पास वापस आ गया। नहीं आ रही बात समझ में? अब 4%, हमारा तुम्हारा 4% नहीं, बैंकों का 4%, अरबों रुपए का 4% लगाओ। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे ही बैंक के पास पैसा वापस आया, बैंक ने नोटिस लगा दिए, लोन सस्ता लो, होम लोन लो, कार लोन लो, मोटरसाइकिल लोन लो। सुना होगा आप लोगों ने, हमारे यहां ऑफर चल रहा है। बैंकों ने धड़ाधड़ ग्राहक बुलाना शुरू कर दिए, तुम्हारे फोन पे कॉल आने लगे, आपको लोन चाहिए क्या, आपको लोन चाहिए क्या। जनता को पैसा बढ़ने लगा। फिर रिजर्व बैंक को खबर मिली अब ज्यादा ही हो रहा, इनने कहा वापस। तो ये एक घोड़े की, समझ में आ गई बात? ये किसके हाथ में है? ये बार बार करता रहता है, सुन रहे हो? इसे SLR और CRR अभी पढ़ाएंगे हम आपको। जो पैसा जमा होता है इन दोनों के बाद, इनके पास और खुद के बाद, इसे कहते हैं SSR, सॉरी CRR और SLR। अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको। अब और भी तुरंत में और क्या करता है ये क्या करता है? सबसे पहली बात, जब बैंकों को अगर जरूरत पड़ जाए और पैसा चाहिए, सारा पैसा बट गया, कम समय के लिए पैसा चाहिए, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, कहां से ले आए? तो ये बैंक मांगते हैं किससे? बोलो यार। तो 2 जगह मांगते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए। 10 दिन के लिए दे दो, 15 दिन के लिए दे दो, 12 दिन के लिए दे दो, हमारा पैसा आएगा हम आपका। और या साल भर के लिए दे दो, 5 साल के लिए दे दो। नहीं आ रही बात में?
तो ये क्या करता है बैंक? बैंक कहता है कि आप हमसे पैसा लोगे शॉर्ट टाइम के लिए तो हम आपसे ब्याज लेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? शॉर्ट टाइम के लिए। और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो तुम वापस जमा कर दो। तो वापस क्या कर दो? जमा कर दो, हम तुम्हें ब्याज देंगे। तो ये बार बार ब्याज को फ्लेक्सिबल करता है। ये क्या करता है? अचानक से रणनीति निकालता है रिजर्व बैंक, एक काम करो शॉर्ट टाइम के लिए एक रेट कहलाती है दर, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर। नहीं आ रही बात समझ में? जब बैंक उधार लेता है तो रेपो रेट कहलाती है। बैंक शॉर्ट टाइम के लिए किससे लेता है? हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, तो ये कहलाती है रेपो दर। क्या कहलाती है? 2%, 4%, 6%, जो भी आरबीआई तय करें। और ये अगर अपना पैसा जमा कहां कर दे तो आरबीआई को भी एक ब्याज देना पड़ता है। सुन रहा हो? वो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो रेट। ये कैसे कंट्रोल करता है? कुछ समय के लिए ये लोभ देता है बैंकों को। इसने रिवर्स रेपो रेट कर दी 8%। कितनी कर दी? अब बैंक सोचता है कि जनता को दे रहे 6% मिल रहा और आरबीआई कितना दे रहा, इसे अच्छा काय को ना दे दो आरबीआई को। से अपना पैसा कहां जमा कर देते हैं? आवाज नहीं आ रही है? मार्केट से सारे बैंक अपना पैसा कहां जमा कर देते हैं? मार्केट में पैसा कम कुछ दिन के लिए। अचानक से आरबीआई कहता है 4% देंगे, रखने हो रखो, नहीं रखने नहीं रखो। सो अब बैंक कहता है कि ठीक है, तुमसे अच्छी तो जनता है, तुम 4% दे रहे, वो कितना दे रहे? सो आप हमारा दो, हम कहां दे रहे हैं? जनता। तो जनता में पैसा बढ़ जाता है। तो ये बार बार दो तरीके से कंट्रोल करता है। एक रेपो रेट, रेपो रेट पर ये देता है और रिवर्स रेपो रेट पर ये लेता है। नहीं आ रही बात समझ में? भाई इन बैंकों का खाता कहां है? आज हमारे पास पैसा ज्यादा बढ़ जाए तो हम अपने बैंक के पास चले जाते हैं। इन बैंकों के पास पैसा बढ़ जाए तो कहां जाएगा? तो आरबीआई इन्हें ब्याज देगा। वो कौन सा रेट होगा? रिवर्स रेपो रेट। कौन होगा? जबकि यदि ये बैंक ले लेंगे तो कौन सा रेट लगेगा? अब आ गई बात समझ में? और ये कभी कम होती है, कभी ज्यादा। कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो आरबीआई 4 तरीके से मार्केट में पैसा बढ़ने और कंट्रोल करने का काम करता है। एक सीआरआर, क्या कहा? ओके। एक होता है एसएलआर, क्या होता है? ओके। एक होता है रेपो रेट, क्या होता है? और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। और इन चारों का निर्माण करना किसका काम है? आवाज नहीं आ रही है? तो नोट छापना, और ये हर 2 महीने में करता है। कितने महीने में? समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं आया समझ में? नहीं आया है? अब देखें, अब चर्चा भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ये बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, हाँ या ना? इसमें हमारी आम जनता का खाता, इसमें किसका खाता है? अतः सरकार के खाते की जांच करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। समझ में आ रही बात? भारतीय रिजर्व बैंक सबसे शीर्ष बैंक है, टॉप का बैंक है। बताते जाना, अधिसूचित बैंक है और इसकी अनुसूची 235 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार द्वितीय अनुसूची में शामिल सारे बैंक कहलाते हैं अनुसूचित बैंक। सीधी बात, जितनों की लिस्ट 1934 में तैयार हो गई, वो सारे बैंक कौन से हैं? वो जिनकी नाम इन सूची में, उन्हें कहते हैं गैर अनुसूचित बैंक। गैर कानूनी नहीं, क्या? समझ में आ रही बात?
आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित सहकारी बैंक वगैरह होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक कौन है, सुनो जरा भैया। अलग अलग बैंक होते हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा भूमि बैंक, भूमि बंधक बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, आपने सुना होगा वाणिज्यिक बैंक। ऐसे बैंक जिनका काम व्यापार करना है वो वाणिज्यिक बैंक है, जिनका काम कृषि की सहायता करना है वो कृषि बैंक है, जिनका काम है भूमि खरीदने के लिए पैसा देना उन्हें कहते हैं भूमि बंधक बैंक। क्या कहते हैं? वो आपकी भूमि को रख लेते हैं, बदले में आपको पैसा देते हैं, ये कहलाते हैं भूमि बंधक बैंक। कौन कहलाते हैं? ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन है? नाबार्ड। जोरदार आवाज हो, क्लियर है? चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र में एसबीआई बैंक, सहयोगी राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक शहरी। अब सीधे आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 द्वारा स्थापित हुआ। सुने जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। 1934 में एक आयोग बैठा जब भारत में बैंकिंग प्रणाली बढ़ने लगी। इस आयोग के अध्यक्ष थे हिल्टन। इनका एक्चुअली नाम था जेसी हिल्टन। क्या नाम था? इनका नाम हिल्टन कहते हैं इन्हें। तो हिल्टन साहब ने कहा कि भारत में एक बैंकों का बैंक होना चाहिए, अगर बैंकों का बैंक नहीं बनाया गया तो ये सारे बैंक भ्रष्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? अतः 1934 में इनकी बात को माना गया और जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो इसमें रिजर्व बैंक आ गया। और कब? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की, हमें आवाज नहीं आ रही है, चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1 अप्रैल 1900 और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1900। आवाज नहीं आ रही है? पक्का सच बताना, कोई दिक्कत? पढ़ाया हमने कि नहीं पढ़ाया? चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना, इसका जो बॉस होता है प्रबंध एवं निर्देशन का कार्य करता है, इसमें 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? आवाज नहीं आ रही है? इसमें 20 सदस्य लोगों के द्वारा, निर्देशक मंडल के द्वारा, देखिए, प्रबंधन एवं निदेशक के द्वारा काम कराया जाता है। इसके बॉस को कहते हैं गवर्नर। क्या कहते हैं? और गवर्नर की सहायता के लिए बाकी के गवर्नर होते हैं, इन्हें कहते हैं डिप्टी गवर्नर। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है? देखें, इसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? एक गवर्नर होता है और 4, क्लियर है? गवर्नर होता है रिजर्व बैंक का मुखिया, रिजर्व बैंक का। अतः रिजर्व बैंक के किसी भी आदेश पर मुखिया यानी गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में नोट छापने का कौन काम करता है? रिजर्व बैंक का। अतः इन नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के। कौन के? लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 रुपए की मुद्रा, 1 रुपए की छापना, 1 रुपए से ज्यादा की मुद्रा छापना रिजर्व बैंक का काम है। किसका काम? लेकिन 1 रुपए के नोट छापना काम है सरकार का। कायगा? आवाज नहीं आ रही है? अतः जब ये नोट छपते हैं तो उस पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? भारत के वित्त। हालांकि सरकार जितने चाहे कि 1 रुपए की नहीं छाप सकती, उसे रिजर्व बैंक से परमिशन लेना पड़ती है। समझ में आ रही बात? चलिए, एक वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकारी होता है, 10 निदेशक होते हैं और 4 निदेशक स्थानीय बोर्ड होते हैं लोकल में। ये क्षेत्रीय होते हैं। देखो जरा, 1, 4, 5 और 1, 6 और 4, 10 और 10, 20 हो गए। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 लोकल बोर्ड हैं, इनके अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं 4 भारत के बड़े शहरों में, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई हो। तो मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। हाँ है ना? 4 इसके स्थानीय कार्यालय हैं क्या? नहीं है? इन सबका मुखिया एक एक गवर्नर होता है, वो होता है डिप्टी गवर्नर।
हर ब्रांच का एक मुखिया होता है, वो होता है डिप्टी। तो मुंबई में एक डिप्टी गवर्नर, दिल्ली में एक डिप्टी गवर्नर, हर जगह डिप्टी गवर्नर, और ओवरऑल जो मुंबई में संस्था है उसमें गवर्नर। सुनाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? चलिए, स्थानीय बोर्ड 5 सदस्य होते हैं, इनकी अवधि जो होती है वो 4 वर्ष की अवधि होती है। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई जब आरबीआई बना 1935 में, जोरदार आवाज दो, उस समय भारत में आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए ओसबोर्न स्मिथ। कौन बनाए गए? जोरदार आवाज हो यार। अब देखो जरा मजे की बात, 1943 में सीडी देशमुख कौन गवर्नर बने? कौन बने? कौन बने रे? कब बने? जोरदार आवाज देना जा रहा, पक्का? और यही बने रहे 1949 तक। देश आजाद कब हुआ? अतः अंतिम, ध्यान रखना, अंग्रेजी सरकार में अंतिम गवर्नर सीडी देशमुख और भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख। नहीं आ रही बात समझ में? स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र 47 में हो गया, तो पहले गवर्नर कौन कहलाए? सीडी देश। अब बात समझ में आ गई। अब आ जाए आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आवाज नहीं आ रही है। और ये सीडी देशमुख भारतीय व्यक्ति थे। अगर आ जाए भारतीय का नाम आ जाए, प्रथम भारतीय, तो सीडी देशमुख। समझ में आ रही बात? अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना लेखा जोखा ईयर, फाइनेंशियल ईयर, आमतौर पर भारत में आमतौर पर जनता का ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, लेकिन बैंकों का ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से, आया ना? लेकिन इसके बाद आती है जुलाई। क्या आती है? ये जुलाई से लेकर के लास्ट जून तक ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर। नहीं आ रही बात समझ में? बैंक अपना हिसाब कर लेते हैं अप्रैल तक, और जुलाई में जाके हिसाब कैसे, जून में जाके हिसाब कैसे देते हैं? आरबीआई को। आगे बात समझ में? चलिए, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है भारत में वित्त वर्ष एक, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष जनवरी से दिसंबर हुआ करता था, परंतु 1940 में यह बदल दिया गया और व्यवस्था कर दी गई। समझ में आ रही बात? अब प्रश्न आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या हैं? तो ये कार्य सुनने के पहले ही आपको पता है, क्योंकि हम ये आपको बता चुके हैं। इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध। देश में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? नहीं करता है, लेकिन 1 रुपए से ज्यादा, 1 रुपए से। चलिए आगे, यह बैंक सरकार की बैंक है, यानी इसमें खाता किसका होता है? आवाज नहीं आ रही है? यह सरकार का पैसा जमा करती है, वक्त आने पर सरकार को लोन देती है। सरकार को लोन कौन देती है? रिजर्व बैंक ऑफ, सुन रहे हो? यह सरकार के सभी खातों को, सरकार के जितने खाते हैं वो यही हैं। कहां? पक्का? आवश्यकता पड़ने पर सरकार को लोन देती है। इसे बैंकों का बैंक, अन्य सभी बैंकों को इसके अधिकारों का, एक्चुअली आदेशों का, टाइपिंग मिस्टेक है, आदेशों का पालन करना। सुन रहे हो? इसका प्रमुख कार्य मुद्रा एवं साख की मात्रा पर नियंत्रण करना। मुद्रा एवं साख की मात्रा पर, समझ गए? अभी बताया था कैसे करती है नियंत्रण? सीआरआर द्वारा, एसएलआर द्वारा,
रिवर्स रेपो रेट द्वारा और रेपो रेट द्वारा, हाँ या ना? ये कहती है जब भी आप बैंक खोलोगे हमारे पास पैसा जमा करो। नहीं आ रही बात समझ में? खुद के पास पैसा रखो। नहीं आ रही बात समझ में? ये घटाती और बढ़ाती है, घटाती है तो पैसा बढ़ जाता है और रेट बढ़ जाती है तो पैसा कम हो जाता। फिर ये उधार देती भी और उधार लेती भी। अब अगर उधार लेती है तो लगता है रिवर्स रेपो रेट और अगर ये देती है तो लगती है रेपो रेट, हाँ या नो? पक्का? देखें, बैंकिंग का कार्य लाइसेंस देने के लिए रिजर्व बैंक का काम है। मौद्रिक नीति की घोषणा करना रिजर्व बैंक द्वारा अच्छा, मौद्रिक नीति पैसे की नीति हर 6 महीने में, जबकि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट प्रत्येक 2 महीने में। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अब लोग अच्छा माहौल नहीं बना रहे हैं, जरा खिंच के बने सारे लोग। नोट निर्गमन, नोट निर्गमन। अब नोट कौन छापेगा? क्या? आरबीआई छापेगा नोट। समझ में आ रही बात? आरबीआई नोट छापेगा, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं कि तुमने ऑर्डर कर दिया कि छाप दो, छप गए। पहली बात तो यह है कि तुम उसके बदले रिजर्व बैंक को कुछ दो। नहीं आ रही बात समझ में? उतने का सोना दो, तो सोना रख दे रहे, उतने की नोट छाप के तुम्हें दे दे। वो नोट कौन छपवाती है? सरकार। हम और तुम नहीं कि कल पहुंच जाओगे 50 की छाप दइयो, नहीं तो पहुंच जाओ 500 की छाप दो, हमें नई नोट चाहने, है ना? तो ऐसा नहीं होता। जनता के कहने पर नहीं छापती है, किसके कहने पर छापती है? लेकिन सरकार ऐसे नहीं कि ऑर्डर कर दे सरकार छाप दो। सरकार को इसके पास सोना जमा करना होगा, या सोना नहीं है तो आप दूसरे देश से हमें गारंटी दिलवाओ। इन्हें कहते हैं प्रतिभूति। क्या कहते हैं? गारंटी। अमेरिका से गारंटी दिलवाओ और कम से कम एक बार में हम 200 करोड़ के नोट छापेंगे। कम से कम 200 करोड़। कम से कम कितने के? बाकी एक्स्ट्रा जितने चाहे छपवा लो, लेकिन 200 करोड़ से कम के नोट नहीं छपेंगे एक बार में। इसे कहते हैं न्यूनतम विधि। इतने तो कम से कम ऑर्डर चाहिए हमको। अब सोना कम से कम 85 करोड़ का सोना तो तुरंत दो और 115 करोड़ की हम तुम्हारी उधारी, लेकिन गारंटी किसी ना किसी देश की का दिलाओ हमें। इसे कहते हैं प्रतिभूति। कुछ गारंटी दो, सोना नहीं है, जैसे अपन अपना मकान गिरवी रख देते हैं, गारंटी है, हाँ या ना? तो ये न्यूनतम प्रणाली 515 करोड़ रुपए पहले छापे जाते थे, लेकिन अब ये 515 करोड़ नहीं, अब हो गया है 115 करोड़ का सोना और ये 400 करोड़। पहले था 500 के लगभग, इसको 200 करोड़ पर लाया गया। देखो अब 200 करोड़ और 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोने के रूप में रखना अनिवार्य है और 85 करोड़ की, हाँ या ना? तो आप इसको ध्यान रखेंगे और तक करेंसी के नोट के छापने का अधिकार प्राप्त है। ये हालांकि बदलता रहता है कि कितने तक के नोट आप छाप सकते हैं, कितने तक के सिक्के छाप सकते हैं। ये पॉलिसी हमेशा बदलती रहती। जैसे पहले 1000 के नोट चलते थे, अब 2000 के नोट चल रहे हैं। नहीं आ रही भाषा में? भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, ये रुपया पहले क्या था? अलग अलग। भैया नींद हो गई पूरी? पंडित जी और तो नहीं आ रही उंगाई वगैरह? लेट जाओ। हाँ, तो यहां पर बात यह है कि पहले राजा महाराजा थे, अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए गए। किसी ने जीतल चलाया, किसी ने टका चलाया, हाँ या ना? इतिहास में एक राजा हुआ है शेरशाह सूरी। कौन हुआ है? इसने एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था रुपया। क्या नाम था? आवाज नहीं आ रही है? और वहीं से कॉपी किया गया और भारतीय मुद्रा का नाम रखा गया रुपया। क्या नाम रखा गया? ओके,
शेरशाह सूरी द्वारा चला गया था सिक्कों की टकसाल। हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्कों की टकसाल। अच्छा एक बात, खिंच के वर्ड हो जाता, एक प्रश्न आता है टकसाल और एक आते हैं बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस क्या होता है? ये टकसाल, टकसाल मतलब होता है जहां धातु की मुद्रा छापी जाए, धातु की, उसे कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं? यहां सिक्के अकेले नहीं छपते, यहां पर आपको जो मेडल मिलते हैं, रत्न मिलते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, सुन रहे हो? ये मेडल ही, इनकी कीमत भी मुद्रा के बराबर है। नहीं आ रही बात समझ में? अतः ये गली गली नहीं छपते। जो तुम्हारी क्रिकेट की ट्रॉफी, गांव की क्रिकेट की ट्रॉफी नहीं कि खरीद ले आयो घर में धल रही, नहीं भी जीते तो बोले हम जीते कहलाए, लोग देखेंगे तो लगेगा कि हम जीते हैं। इनकी एक विशेष टकसाल है। समझ में आ रही बात? और भारत में टकसाल चार ही दिशाओं में है। अगर हम दिल्ली में कहें तो दिल्ली की जगह लिख दो नोएडा, ऊपर, नीचे चेन्नई की जगह कर दो हैदराबाद। क्या आवाज नहीं आ रही है? यहां कलकत्ता है ही, तो पीछे नहीं आ रही बात समझ में? चार बड़े शहर हैं ना, चार ही बड़े शहरों को याद रखना, चार ही जगह टकसाल है। चार ही जगह क्या है? हमें सुनाई नहीं दिया? ओके, चार ही जगह टकसाल है। दिल्ली, दिल्ली अलग कर दो, नोएडा लिख दो, हाँ या ना? नीचे चेन्नई की जगह, सुनाई नहीं दिया? और कलकत्ता और मुंबई से हैं, तो चार टकसालें आपको याद हो गई। हाँ, हम बता रहे थे आपको बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस में केवल नोट नहीं छपते, यहां पर आप स्टांप, जिन्हें आप कहते हैं, स्टांप भी एक प्रकार का नोट ही है। आप भाई स्टांप लेने जाते हो ना, आपको 1000 का स्टांप मिलता है, 10,000 का स्टांप मिलता है, 100 का स्टांप मिलता है। सरकार को 100 रुपए आप देते हो, आपको 100 रुपए का क्या मिल जाता है? हाँ या ना? यानी उसकी वैल्यू मुद्रा के बराबर, नोट के बराबर है कि नहीं है? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर आपने ये स्टांप क्यों लगाए, आपने जमीन खरीदी, स्टांप क्यों लगाए? कोई पूछना चाहेगा क्यों लगाए? इसका न्याय से कोई संबंध नहीं है। कई बार लोग कहते हैं, हाँ बोलो जरा, कौन बताएगा? नहीं, सरकार गारंटी भी नहीं लेती। ये सब फालतू बातें हैं। इसीलिए कह रहे, जो तुम कहते हो ना कि हमने स्टांप पे लिखवा लिया, 2 कौड़ी की वैल्यू है इसकी। हम ये कह रहे, हमने तुमसे 10,000 रुपये उधार लिए, तुमने कहा स्टांप पे लिख दो, हमने स्टांप पे लिख दिया। लोगों की भावनाएं हैं कि अरे स्टांप पर लिख दिया, अब तो तुम कहीं भागने वाले नहीं हो, हम खा जाए तुम्हारे, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, लगा दो स्टांप जहां लगाना है। और कभी किसी को स्टांप पे पैसा देना भी नहीं आज की बात, हमारी बात सुनने के बाद। स्टांप का केवल इतना मतलब है, स्टांप का केवल इतना मतलब है कि आपने कोई चीज खरीदी और बेची। ये एक मकान था, हमें देना पड़ता है, हम भारत सरकार में रह रहे हैं, हम दुनिया की कोई चीज खरीदे, हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स। क्या देना पड़ता है? ये इस आदमी का था, इस आदमी ने खरीदा, नहीं आ रही बात समझ में? इस आदमी ने खरीदा, सरकार को चाहिए टैक्स। क्या चाहिए?
तुमने 10 लाख का लिया, इनने बेचा, इनने ले लिया, हमें बीच में 1 लाख चाहिए। अब कैसे पता चले कि तुमने दे दी? तो पहले 1 लाख के स्टाम्प खरीदो। क्या खरीदो? स्टाम्प खरीदने का मतलब है कि तुमने हमें क्या दे दिए? 1 लाख, और हमने बदले में क्या ले लिए? स्टाम्प हमने नीचे लगा दिए। अधिकारी समझ गया कि तुम सरकार को 1 लाख दे आए। नहीं आ रही भाषण में? और अधिकारी ने ली से स्टाम्प पर का फेर दी लाइन। अब वो स्टाम्प खारिज हो गया। अब दोबारा आप कहीं उसे नहीं लगा सकते क्योंकि वो यूज हो गया। अब नया काम करोगे, अब तुम इनको इनसे फिर बेचो। सरकार को कोई मतलब नहीं, तो 50 बार बेचो, फिर पैसा दो, फिर स्टाम्प ले आओ, तो फिर हमें तो ये स्टाम्प मात्र टैक्स चुकाने का साधन है। स्टाम्प क्या है? अरे क्लियर है? अच्छा, अब स्टाम्प की वैलिडिटी क्या है? स्टाम्प क्यों हम और आप भरोसा करते हैं? मान के चलिए आपने हमें मकान किराए पर दिया। क्या पर दिया? अब मकान आपने हमें किराए पर दिया, हम थे, हमने बताया, अपना आधार कार्ड बताया, परिचय पत्र बताया, भैया हम प्रकाश शर्मा हैं, आप अपना मकान हमें दे दो। आपने कहा ठीक है, हम आपको 2 साल के लिए मकान दे रहे हैं, आप केवल रहेंगे, कोई धंधा नहीं खोलेंगे। ऐसा तो नहीं तुम शराब की दुकान खोल लो, जुआ की दुकान खोल लो, कल उल्टे सीधे काम करने लगो हमारे घर में, कब कहने लगो कि किराया तो दे रहे हैं हम। तो एक काम करो, एक स्टाम्प पे लिख के ले लो। अभी यहां स्टाम्प की वैल्यू क्या है? अगर तुम सरकार के पास गए कि सर इनने हमारा मकान किराए पर लिया था और इनने हमने किराए पर दिया और अब ये अनर्गल काम कर रहे हैं, अब सरकार तुमसे पूछेगी कि ठीक तुमने दिया तो था, लेकिन जब तुम ये कसम खा रहे थे कि हम दे रहे और तुम, तो हम कहां थे? हमसे पूछी थी? तो आप कहो हाँ पूछी थी, जो स्टाम्प दो हमने तुम्हारा लो है। ये स्टाम्प खरीदना इस बात का सूचक है कि हमने तुम्हें बताया था। हमने 1000 रुपये तुम्हारे खाते में क्या करे थे? जमा। वो जब हम स्टाम्प खरीद रहे थे तो हमने बताया था कि हम किरायानामा हो ले रहे। नहीं आ रही बात समझ में? हमने क्या आपको उस चीज का टैक्स चुकाया था? कायदे से हमें टैक्स चुकाना चाहिए, तो हमने चुकाया था। और हमने किराए के लिए तुमसे क्या लिया था? स्टाम्प। हमने टैक्स चुकाया था, हमने छुपाया नहीं है। हमने छुपाया नहीं, इसलिए हम तुमसे शिकायत करने के अधिकारी हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो स्टाम्प की वैल्यू मात्र इतनी है कि आपने सरकार को पैसा दिया है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये बात आपको समझ में आ गई है? तो जहां पर नोट छपते हैं वहीं पर स्टाम्प छपते हैं। अब भारत में अलग अलग, कहीं पर नोटों की स्याही बनती है तो कहीं पर नोटों का कागज बनता है। जहां नोटों का कागज बनता है वहीं पर स्टाम्प बनते हैं। तो कहीं से जब कागज आता है, कहीं से स्याही आती है, तो थर्ड जगह जहां सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का देवास, मध्य प्रदेश को, यहां से सबसे बड़ी करेंसियां छापी जाती। पक्का? क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? देखें आप, वित्त मंत्रालय द्वारा एक नोट वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते बता चुका हूं। सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सरकार को। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के अनुसार है। भारत सरकार का ढलाई का मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद में टकसालें हैं। 1988 में नोएडा में एक और टकसाल आ गई, हमने आपको बता दिया। प्रतिभूति और मुद्रण सिक्कों का उत्पादन। प्रतिभूति माने आप समझ गए, गारंटेड चीजें। स्टाम्प हो गया, कहीं कोई मेडल हो गया, हाँ या ना? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र और बैंक नोट प्रेस देवास। ओके, यहां पर प्रतिभूति कहें, स्टाम्प कहें और नोट कहें, इतने कार्यालय हैं छापने के। समझ में आ रही बात? टकसालें बात अलग थी, यहां पर प्रतिभूति की बात हो रही है। और सिक्योरिटी प्रेस कहां? नासिक महाराष्ट्र में है।
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां? हैदराबाद। तो नासिक का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का देवास। शाहबनी कहां? पश्चिम बंगाल। तो मैसूर का कर्नाटक। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां? होशंगाबाद। यह स्टाम्प छपते हैं। समझ में आ गई बात? अब इनका डिटेल है, डिटेल से अपन को कोई लेना देना नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा। प्रतिभूतियों को प्रबंधन, साख नियंत्रण, बहुत बढ़िया। अब रिजर्व बैंक कंट्रोल करेगा, जो हम पढ़ा चुके हैं वही बात आ रही है आपको। जोरदार आवाज। अब क्या करेगा? हमने आपसे बताया कि अगर बैंक शॉर्ट टाइम के लिए, सोचो आप बैंक हो, सोचो मन में आप क्या हो, आप 15 दिन के लिए रिजर्व बैंक से पैसा मांगते हो। कितने दिन के लिए? तो रिजर्व बैंक कहेगा शॉर्ट टाइम के लिए हमें, ये हो गई रेपो। लेकिन आपने 15 दिन के लिए अपना पैसा किसके पास जमा कर दिया? रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक आपको ब्याज देगा। ये क्या हो गई? रिवर्स रेपो। क्या हो गई? लेकिन आप बैंक हैं और आपको लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए। आपको क्या के लिए चाहिए? तो आप रिजर्व बैंक से लोन लेंगे, लेकिन इस पर जो ब्याज लगेगा वो कहलाएगा बैंक दर। क्या कहलाएगा? इस पर जो ब्याज लगेगा, जिस रेट से लगेगा, जैसे मान के चलिए 4%, 5%, जो भी लगे, सुन रहे हो, वो कहलाएगा बैंक रेट। क्या कहलाएगा? सुनाई नहीं दिया? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, वही CRR और SLR। चलो देखो जरा, आरबीआई की नीति है बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। आरबीआई की नगद नीति अनुपात है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। अपना नगद पैसा आरबीआई के पास रख दो, ये हो गया CRR। क्या क्लियर है? अपने ही पास कुछ पैसा रख लो, SLR। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का नहीं आया समझ में? आया है कि नहीं आया है? देखें, बैंक दर वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए है। शॉर्ट टाइम के लिए कौन है? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेपो दर। अब बैंक के पास पैसा चाहिए शॉर्ट टाइम, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक शॉर्ट टाइम के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेता है। कौन से ले लिया? आवाज नहीं आ रही है? ओके, रिजर्व बैंक से ले लियो शॉर्ट टाइम के लिए। कौन सी दर? रेपो रेट। जमा कर दिया। रिवर्स ओके, उधार लिया, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए लिया। बैंक दर। तो जिस पर बैंकों को उधार मिलता है, जिस पर बैंकों को, अब बैंकों को उधार कौन देगा? तो आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज पर उधार देता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए देता है तो, शॉर्ट टर्म के लिए जमा कर लेता है तो रिवर्स रेपो रेट। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से जमा स्वीकार करता है उस पर ब्याज देता है। रिजर्व बैंक रेपो रेट एवं रिजर्व रेट का विरोध तरलता प्रबंधन के लिए करता है। मतलब ये बार बार घटाता बढ़ाता रहता है ताकि मार्केट में पैसा बढ़े घटे, बढ़े घटे। सुन रहे हो? नगद आरक्षित अनुपात। जब कोई बैंक अपना बैंक खोलता है तो ये कहता है कि अपनी राशि का एक निश्चित परसेंट, कितना हम बताएंगे, हम मतलब आरबीआई बताएगा कि कितना परसेंट तुम्हें हमारे पास। क्लियर है? पक्का? नगद आरक्षित अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित रिजर्व बैंक के पास, सुन रहे हो,
ये निश्चित नहीं होता, ये घटता बढ़ता, ये बढ़ जाए तो बैंक कहता और ले आओ, रिजर्व बैंक कहता और ले आओ, परसेंटेज बढ़ गई तो बैंकों का पैसा कम हो जाता है। और जब बैंक घटाता है तो कहता हमने 10% की जगह 8% कर दिया, 2% पैसा अपने का उठा लो, वापस उठा लो। नहीं आ रही बात समझ में? बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता, अब बैंकों के पास बढ़ेगा तो जनता के पास बढ़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? इसके विपरीत में बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके, मतलब कभी बैंक बर्बाद हो जाए, बैंक का हो जाए। अब आप कहोगे सर बैंक कैसे बर्बाद हो जाएगा? सोचो कैसे हो जाएगा बर्बाद। हमारी बात सुनो, बैंक का धंधा क्या है? लेना और देना, लेना और। अब बैंक ने तुम्हारा पैसा लिया, तुमने एफडी कराई, तुम्हारे पापा रिटायर हुए, 25 लाख मिले, तुमने कहा एफडी कर दूं, तुमने 5 साल के लिए क्या कर दी? एफडी। तुमने 25 लाख 5 साल के लिए जमा करे, बैंक ने उठाए सो 25 लाख दूसरे को, हाँ या ना? सामने वाला डकार गया, क्या करो? जेल भेज दो और क्या कर ले? नहीं दे रहे और ऐसे सब ही खा जाए। सोचो यदि ज्यादातर लोग पैसा खा जाएं तो भैया खा तो भी गए, लेकिन हमाओ जमा तो हमाओ को दे। नहीं आ रही बात समझ में? अब अगर ऐसा होने लगे तो जनता तो जमा करने ना जाए। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक पहले ही कर लेता है कि इतना पैसा तो तुम हमारे पास रख दो और इतना पैसा तुम्हारे पास, तो दोनों का मिला के इतना तो हो गया कि अगर तुम डूबने लगो तो कम से कम जनता का पैसा तो उबल जाए। अब ये कर नीरव मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ लेके भाग गए। अब जो इनको 1000 करोड़ दिया कौन ने? 2 लाख हमारा जमा, 5 लाख तुम्हारा जमा, कोई का 2.5 लाख जमा, कोई के 50,000 जमा, बैंक ने सबके करे इकट्ठे और चाचा जी को दे गए, चाचा जी भाग गए। अब हमारे तुम्हारे कौन देगा? गारंटी किसकी है? हाँ या ना? तो कभी कभी बैंक भी दिवालिया हो जाता है। अब क्या करे? हमारा जिससे पैसा चाहिए वो दे नहीं रहा और तुम मांगने वाले दरवाजे पे खड़े हैं। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन एक बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ने छूट दे रखी है कि तुम हमारे पास पैसा जमा ना करो, जितना पैसा अपना खुद का धंधा करो, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं होता। ये गांव में गांव वालों के लिए छोटे छोटे बैंक। अब पता चला छोटा सा गांव है, 50 तो घर ही है। अब 50 घर हैं, खाते कितने लेते हैं? 10-20। अब वही में रिजर्व बैंक के पास जमा कर दे तो हम धंधों का कर हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो रिजर्व बैंक कहता है कि तुम्हें छूट है। नहीं आ रही बात समझ में? चलिए, वैधानिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का निश्चित अनुपात अपने ही पास रखना पड़ता है। कुल जमा के अनुपात को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बचत बैंक दर, बचत बैंक दर क्या है? बचत बैंक दर, आप सबका खाता बैंक में होता है क्या? नहीं है? उसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। क्या कहते हैं? आप महीने में जितना बचाते हैं आप उस खाते में रखते हैं, वो होता है एक्चुअली जनता का बचत खाता। क्या होता है? इस बचत खाते में आप जितना जमा करते हैं बैंक को उस पर देना पड़ता है ब्याज। क्या देना पड़ता है? सुनाई नहीं दिया? ओके, ये कहलाती है बचत बैंक दर। क्या कहलाती है? बैंक ग्राहकों को छोटी छोटी बचतों पर दी जाने वाली जो दर है वो कहलाती है बचत बैंक दर। जमा दर, बैंक ग्राहकों को सावधि जमा पर सावधि फिक्स डिपॉजिट, सावधि, अवधि माने समय, अब समय बता करके पैसा जमा करो कि 2 साल के लिए जमा की, 5 साल के लिए जमा की, 10 साल के लिए जमा, तो उस पर आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि बैंक स्वतंत्र रहता है कि आप 5 साल के लिए क्या हो गए तो ये 5 साल तक हम उपयोग कर सकते हैं। हम यही पैसा उठाकर 5 साल किसी और को, हाँ या ना? तो इसे कहते हैं जमा दर। तो आपको ग्राहकों को 2 प्रकार के ब्याज मिलते हैं।
एक जमा दर, हाँ या ना, और एक बचत बैंक दर। क्या? जो हमारे में पैसा पड़ा होता है सेविंग अकाउंट में, उस पर जो ब्याज मिलता है वो होता है बचत बैंक दर। क्या होता है? सुनाई नहीं दिया? ओके। और जबकि जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो उस पर मिलता है जमा दर। बैंक दर मत कह देना, क्योंकि बैंक दर तो रिजर्व बैंक देता है। हाँ या ना? बैंक किससे उधार लेते हैं? जब बैंक उधार लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, किससे? तो उस पर जो ब्याज लगता है वो कहलाता है बैंक दर। धोखे से लड़के लड़कियां टक करके आ जाते हैं कि हमारे खाते पर जो बैंक में ब्याज मिला वो बैंक दर है। वो बैंक दर नहीं, वो एक्चुअली बचत जमा दर है। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या ये आपसे बनेगा? अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक हमने आपको बता दिए हैं, नहीं बताए हैं। 1934 के अनुसार जो सूची में शामिल हैं उन्हें कहते हैं अनुसूचित बैंक, जो सूची में शामिल नहीं उन्हें क्या कहते हैं?